भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए द्वितीय वर्ष की बाल विकास में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत विकास, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, इसको व्यक्तिगत को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसकी क्या विशेषताएँ हैं, इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्यक्तित्व विकास का अर्थ क्या है। तो व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से विकसित हुआ है। पर्सोना का अर्थ है मुखौटा या नकली चेहरा, जिसका प्रयोग नाटक के पात्र अपना रूप बदलने के लिए करते हैं। प्रारंभ में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति की शारीरिक रचना, वेशभूषा, रंग रूप से लगाया जाता था, और जो व्यक्ति अपने बाह्य गुणों द्वारा दूसरे व्यक्ति को जितना अधिक प्रभावित कर लेता था, उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा और प्रभावशाली माना जाता था। परंतु वर्तमान समय में व्यक्तित्व का मूल्यांकन व्यक्ति के समस्त आंतरिक और बाह्य गुणों के आधार पर किया जाता है। तो ये हमारा व्यक्तित्व विकास कहलाता है। अगर हमें इसकी कोई परिभाषा देनी है तो वो इस प्रकार देंगे कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों और क्षमताओं, योग्यताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है। ये व्यक्तित्व विकास कहलाता है हमारा। अब देख लेते हैं कि व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसका पहला पॉइंट आएगा विभिन्नता, यानी विकास क्रम में प्रत्येक व्यक्ति के एक अलग ही व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। कुछ व्यक्तित्व प्रभावशाली होते हैं, कुछ कम प्रभावशाली। इसी प्रकार किसी का व्यक्तित्व अच्छा होता है, किसी का बुरा। तो व्यक्तित्व विकास में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है गयात्मक। गयात्मक यानी कि ये कि प्राणी के व्यक्तित्व विकास में गयात्मक पाई जाती है, यानी कि प्रत्येक प्राणी अपने विकास क्रम में अपने व्यक्तित्व को सजाने, संवारने और निखारने का कार्य करता है, वो गयात्मकता कहलाती है। जिसको व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को सजाने और संवारने का या उसको निखारने, अच्छा दिखने, अच्छी पर्सनैलिटी दिखने के लिए करता है, वो हमारी गयात्मकता कहलाएगी। उसके बाद शील गुणों का संगठन, यानी व्यक्तित्व व्यक्ति के विभिन्न शील गुणों का संगठन है। व्यक्तित्व के मुख्य शील गुणों में सामाजिकता, संवेगात्मकता, विनम्रता, व्यवहारिकता, सत्यवादिता, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता, त्याग, नैतिकता आदि गुण आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में ये शील गुण समान मात्रा में नहीं पाए जाते, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। उसके बाद अर्जित योग्यता, यानी किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व एक अर्जित योग्यता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से विभिन्न शारीरिक व मानसिक गुणों को लेकर उत्पन्न नहीं होता, बल्कि जब वह अपने सामाजिक वातावरण के साथ अंतःक्रियाएं करता है तो सामाजिक समायोजन स्थापित करने के लिए वह विभिन्न व्यक्ति के विचारों, आदर्शों, मान्यताओं और मूल्यों को अर्जित करता है। ये हमारी इसकी विशेषताएं थी। अब देख लेते हैं कि व्यक्तित्व के गुण कौन कौन से हैं। तो व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाले प्रमुख तत्व जो है वो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट आएगा शारीरिक गुण, यानी व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाले शारीरिक गुणों के अंतर्गत व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, शारीरिक गठन, रंग रूप, आकृति, आवाज़, चेहरा, ये सभी आते हैं। किसी भी व्यक्ति के शारीरिक गुणों को आसानी से देखा जा सकता है। उसके बाद मानसिक गुण, यानी मानसिक गुणों के अंतर्गत व्यक्ति की बुद्धि, स्वभाव, चरित्र, आचार विचार, उसकी रुचियाँ, मनोवृत्तियाँ, आदतें, कार्यकुशलता, व्यवहार शैलियाँ, नैतिकता, ईमानदारी, ये सारे गुण आते हैं मानसिक गुण के अंतर्गत। उसके बाद सामाजिक गुण, सामाजिकता का विकास व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, उसे सभी सामाजिक गुणों से संपन्न होना आवश्यक है। इन सामाजिक गुणों का निर्माण उसके अंदर स्वयं समाज द्वारा ही किया जाता है। परिवार, विद्यालय, समाज और संस्कृति के बीच पलकर और बढ़कर वह विभिन्न सामाजिक गुणों को भी सीख जाता है। उसके बाद 3 गुणों में स्थायित्व, यानी व्यक्तित्व निर्माण के लिए केवल उपयुक्त 3 गुणों का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि तीनों गुणों में समन्वय और स्थायित्व होना भी आवश्यक है। स्थायित्व से तात्पर्य है कि व्यक्ति तीनों गुणों का अपने जीवन में दृढ़ता से पालन करे, और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों में दृढ़ता न होने पर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाता है। ये सभी हमारे इसके गुण थे। अब हम देख लेते हैं कि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो इसके जो प्रभावित करने वाले तत्व वो 2 हैं। पहला है वंश परंपरागत संबंधी तत्व। इसके अंदर भी हमारे कई सारे तत्व हैं। जैसे पहला पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ।
मानव शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके स्राव बिना किसी नलिका के सीधे ही रक्त में मिल जाते हैं। ये स्राव हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ व क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर में इन हार्मोन की संतुलित मात्रा आवश्यक है। यदि ये हार्मोन आवश्यकता से कम या अधिक मात्रा में बनते हैं तो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और शरीर में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथि भी पाई जाती हैं। जैसे हमारी पहली थायराइड ग्रंथि है। इस ग्रंथि को गल ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये गले में श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। यह ग्रंथि द्विपिंडाकार होती है। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को थायरॉक्सिन कहते हैं। उसके बाद हमारी पैराथायराइड ग्रंथि भी है। यह ग्रंथि मटर के आकार की होती है और थायराइड ग्रंथि के ऊपर स्थित होती है। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का प्रमुख कार्य रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखना है। जब यह ग्रंथि अपना कार्य सुचारू रूप से करती रहती है तो अस्थि और दांतों का निर्माण और विकास उसका सामान्य रूप से होता रहता है। उसके बाद आती है एंडिनल ग्रंथि, यानी इस ग्रंथि को उपब्रक ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह दोनों गुर्दे के ऊपर उपस्थित होती है। इस ग्रंथि के हार्मोन व्यक्तित्व के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। वो हमारी एड्रीनल ग्रंथि कहलाएगी। उसके बाद अग्न्याशय ग्रंथि भी है। यह ग्रंथि पक्वाशय के घुमाव में स्थित होती है। यह ग्रंथि पाचक रसों को उत्पन्न करती है और साथ ही इसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं के समूह पाए जाते हैं जो इंसुलिन नामक हार्मोन को बनाते हैं। वो हमारी अग्न्याशय ग्रंथि कहलाती है। इसका दूसरा पॉइंट है स्नायुमंडल, यानी व्यक्तिगत निर्धारण में शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के साथ साथ व्यक्ति की वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता भी आती है। कोई भी व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करने में तब तक असफल रहता है जब तक वर्तमान में उसकी आंतरिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। वो स्नायुमंडल कहलाता है। उसके बाद शरीर रचना और शारीरिक दशा, यानी शरीर रचना या शारीरिक बनावट व्यक्तित्व निर्धारण का प्रमुख तत्व है। व्यक्तित्व की बाह्य सुंदरता व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, शारीरिक गठन तथा शारीरिक अंगों की बनावट पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति की शरीर रचना में सौंदर्य होता है उसमें स्वतः ही आत्मविश्वास आ जाता है जो उसे व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावी बना देता है। इसके विपरीत जिनकी शारीरिक बनावट अच्छी नहीं होती उनमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है बुद्धि, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना में ध्यान, संस्मरण, चिंतन, तर्क की शक्ति अधिक होती है और फलस्वरूप वह नई परिस्थितियों में शीघ्रता समायोजित हो जाता है। व्यक्ति के मानसिक गुण और समायोजन की क्षमता उसके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। ये तो हमारा था वंश परंपरा का संबंधी तत्व के आधार पर। अब देख लेते हैं वातावरण संबंधी तत्व कौन कौन से हैं। वो भी इसमें भी हमारे कई सारे पॉइंट हैं। जैसा पहला पॉइंट आएगा भौतिक वातावरण। भौतिक और प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य जलवायु से है। ऐसा देखा गया है कि जहाँ की जलवायु ठंडी होती है वहाँ के व्यक्ति स्वस्थ, सुंदर, अधिक परिश्रमी होते हैं। इसके विपरीत गर्म जलवायु के लोग अस्वस्थ और कम क्रियाशील होते हैं। वो भौतिक वातावरण कहलाता है। उसके बाद आता है पारिवारिक वातावरण, यानी व्यक्तित्व विकास में जितना प्रभाव वंशानुक्रम तत्वों का है उससे कहीं अधिक जन्म के बाद परिवार का है। प्रत्येक बालक को जन्म के पश्चात अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए परिवार का वातावरण ही सबसे पहले प्राप्त होता है। परिवार में प्रत्येक बालकों को अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। परिवार रचना परिवार की सामाजिक और आर्थिक दशा और पारिवारिक दशाओं की विभिन्नता अलग अलग रूप में बालक के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है विद्यालय का वातावरण, यानी परिवार के बाद बालक विद्यालय की सीमा में प्रवेश करता है। व्यक्तित्व निर्धारण में विद्यालय एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। परिवार में व्यक्तित्व का निर्धारण प्रमुख रूप से माता पिता द्वारा किया जाता है, जबकि विद्यालय में इसका दायित्व प्रमुख रूप से शिक्षक पर होता है। परिवार की भांति ही पाठशाला में भी पुरस्कार और दंड, प्रशंसा व निंदा का सामूहिक प्रयोग कर बालक के व्यक्तित्व का समुचित विकास किया जाता है। वो विद्यालय का वातावरण कहलाता है। उसके बाद आता है इसका सामाजिक वातावरण, यानी परिवार के बाद विद्यालय तथा विद्यालय के बाद बालक के समाज का वातावरण प्राप्त होता है। कोई भी समाज व्यक्ति को
विशाल और व्यापक समूह है जिसकी एक विशिष्ट जीवन शैली और चिंतन प्रणाली होती है। इसी विशिष्टता के कारण एक दूसरे समाज से पृथक दिखाई देती है। समाज के प्रत्येक सदस्य हो अपने ही समाज की जीवन शैली को अपनाता है। समाज के नियमों के अधीन रहना पड़ता है जिससे सामाजिक नियंत्रण उसका बना रहता है। ये हमारा सामाजिक वातावरण कहलाता है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक वातावरण, यानी प्रत्येक देश व समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। व्यक्तित्व के विकास के लिए संस्कृति एक विशेष प्रकार का वातावरण और निर्मित करती है जिसमें पलकर व्यक्ति विभिन्न गुणों को ग्रहण करता है। संस्कृति के अंतर्गत उसके आचार विचार, व्यवहार, विश्वास, नियम, प्रथाएं, परंपराएं, रहन सहन और खान पान के तरीके, भाषा, धर्म आदि आते हैं। वो सांस्कृतिक वातावरण कहलाता है। अब देख लेते हैं कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्तिगत विकास क्या क्या है। पहला है जन्म से पूर्व अवस्था में व्यक्तित्व विकास, यानी गर्भधारण की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक शिशु अपने व्यक्तित्व के निर्धारण के लिए अनेक शारीरिक व मानसिक गुण अपने माता पिता से प्राप्त करता है, जिससे बालक के रंग, रूप, लंबाई, भार, शारीरिक गठन, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यताएं, बुद्धि और संवेगात्मक स्थिरता या अस्थिरता को प्राप्त करता है। तो वो जन्म से पहले अवस्था में व्यक्तिगत विकास दिखाई देता है। उसके बाद शैशवावस्था में व्यक्तित्व विकास, यानी शारीरिक रूप, रंग, बनावट को छोड़कर जन्म के सभी शिशु एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं। भूख लगने पर या पीड़ा होने पर रोते हैं, थोड़ा बहुत हाथ पैर को इधर उधर हिलाते हैं। सभी शिशु दिन के 24 घंटों में 20 घंटे सोते हैं। लेकिन 2 वर्ष के होते होते बालक का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व दिखाई देने लगता है। कुछ अधिक चंचल होते हैं, कुछ शांत होते हैं और कुछ प्रसन्नचित्त होते हैं। उसके बाद बाल्यावस्था में व्यक्तित्व विकास। पूर्व बाल्यावस्था स्कूल पूर्व की अवस्था है। इस अवस्था में बालक में सामूहिकता की भावना का विकास होता है, जिससे वह सामूहिक खेलों में आनंद की अनुभूति करता है। खेलों से बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, क्रियात्मक विकास होता है। समूह में रहने से सहयोग, सहानुभूति, प्रेम आदि गुणों का विकास होता है। खेलों में सफलता व असफलता मिलने पर बालकों में योग्यता अयोग्यता की भावना भी उसका विकास होता रहता है। इस प्रकार पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक और सामाजिक गुणों का विकास तीव्रता से होता है। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था में व्यक्तित्व विकास। तो उत्तर बाल्यावस्था स्कूल जाने की अवस्था है। इस अवस्था में बालक पर शिक्षा का बोझ बढ़ जाता है। स्कूल जाने से उसका मानसिक विकास, चिंतन, तर्क, सोचना, विचारना, खेलना, पढ़ना होता है। स्कूल में शिक्षक और मित्रों के आचरण का अनुकरण करके वह अपने व्यक्तित्व में वांछित या अवांछित गुणों का विकास करता है और समूह में रहने से उसमें विभिन्न सामाजिक गुणों का भी विकास हो जाता है। उसके बाद किशोर अवस्था में व्यक्तित्व विकास, यानी किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। किशोर बालक और बालिका विपरीत यौन के प्रति आकर्षण रहते हैं, जिससे उनके व्यवहार व प्रतिमानों में अंतर आ जाता है, जिससे बाल्यावस्था की तुलना में एक अलग व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। किशोर अवस्था में खेलों तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं और व्यायामों से शारीरिक विकास में भी परिपक्वता आती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक होने के कारण चेहरे के भाव में भी मोहकता आ जाती है। लंबाई, भार, शारीरिक गठन में भी पूर्णता आने से बाह्य व्यक्तित्व जो है उसका प्रभावशाली बन जाता है। इस आयु में प्रत्येक बालक का अपना अलग व्यक्तित्व होता है। कुछ अंतर्मुखी होते हैं तो कुछ बहुमुखी, कुछ शांत होते हैं तो कुछ अत्यधिक क्रियाशील। तो ये हमारे सारे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्तिगत विकास था। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक व्यक्तिगत विकास समाप्त होता है। धन्यवाद।